डॉक्टर निशा मंगल, जेनेसिस क्लिनिक जयपुर से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो क्या रहेगा। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जब भी हम डिसाइड कर रहे हैं तो बेसिकली ये 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट आता है कपल का एज क्या है, सेकंड आता है कपल को ट्राई करते हुए, प्रेगनेंसी का कोशिश करते हुए कितना टाइम हुआ है, थर्ड आता है कि कपल ऑलरेडी क्या क्या ट्रीटमेंट और कितना ट्रीटमेंट ले चुका है, और फोर्थ आता है कि कपल का डायग्नोसिस क्या है। इन्हीं चारों फैक्टर्स के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कपल को क्या ट्रीटमेंट देना है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो है बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक होता है बेसिक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और एक होता है एडवांस ट्रीटमेंट। बेसिक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर सपोर्टिव मेडिसिन आती हैं, एग बनाने की जो ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन हैं वो आती हैं, और जो सोनोग्राफी है जिसे हम फॉलिकल स्टडी कहते हैं वो आती है। एडवांस जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है उसके अंदर IUI आता है जिसे हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं, और IVF आता है जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या कॉमन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस ट्रीटमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम बेसिकली डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर जाएंगे। हमें पता है कि जो डायग्नोसिस है वो 4 तरीके का होता है, जो कि हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेल फैक्टर हो सकता है, फीमेल फैक्टर हो सकता है, कंबाइंड फैक्टर्स हो सकते हैं या अनएक्सप्लेन्ड हो सकता है। तो इन्हीं चारों फैक्टर्स के डायग्नोसिस के आधार पर हम उस डायग्नोसिस में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको अवेलेबल है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के बारे में। फैक्टर इनफर्टिलिटी में अगर आपको इरेक्शन डिसऑर्डर है या इजैक्यूलेशन में प्रॉब्लम है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल होता है। अगर टेस्टिस के चारों ओर पानी भरा है जिसे कि हम हाइड्रोसील बोलते हैं, या जो ब्लड वेसल्स हैं वो फूली हुई हैं जिसे हम वेरिकोसील बोलते हैं, इन दोनों में से कोई प्रॉब्लम है तो उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने सीमन काउंट कराया और वो सीमन काउंट एबनॉर्मल आता है, तो इस एबनॉर्मल सीमन काउंट में 2 तरीके की एबनॉर्मलिटी हो सकती है। या तो आपकी जो स्पर्म काउंट है वो कम है या मोटिलिटी कम है, या फिर जो सीमन काउंट है उसमें कोई शुक्राणु हमें नहीं मिला है, मतलब निल स्पर्म है जिसे हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। अगर सीमन रिपोर्ट के अंदर काउंट लो है या मोटिलिटी लो है तो हमें उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करना होता है और ये चेक करना होता है कि ये काउंट्स कम क्यों हैं, और इसको मेडिकली हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमें सीमन एनालिसिस में निल स्पर्म मिलते हैं, मतलब एजोस्पर्मिया मिलता है, तो उस केस में हम हस्बैंड का प्रॉपर जनरल बॉडी एग्जामिनेशन, फिज़िकल एग्जामिनेशन ये करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और साथ ही जो है टेस्टिकुलर बायोप्सी जिसे हम टेसे या टेसा बोलते हैं वो करके देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहे हैं या नहीं। अगर आपके टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं तो आप IVF तकनीक से जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल फैक्टर्स के बारे में। फीमेल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले आता है यूट्रस। यूट्रस के अंदर अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, जैसे फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, कोई सेप्टम है, या यूट्रस की आपस की दीवारें चिपकी हुई हैं जिसे हम एडेशंस या साइनिकिया कहते हैं वो हैं, या यूट्रस की शेप में कोई एबनॉर्मलिटी है, तो इन सब प्रॉब्लम के लिए हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं और फिर लेटर ऑन प्रेगनेंसी का ट्राई कर सकते हैं। अगर यूट्रस की लाइनिंग कम बनती है या यूट्रस का साइज़ छोटा है तो उसके लिए हार्मोनल या मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल होता है। तो पेशेंट को 3 to 6 मंथ के लिए हम ये हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी का ट्राई स्टार्ट करते हैं। यूट्रस के बाद आती हैं फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स में अगर आपका दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं तो उन केसेस के अंदर हम लैप्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। लैप्रोस्कोपी में हम ये देखते हैं कि ये जो ट्यूब बंद है इसका कारण क्या है और इन्हें हम करेक्ट कर सकते हैं या नहीं, इन ट्यूब्स को हम ओपन कर सकते हैं या नहीं। अगर ओपन हो जाती हैं तो हम नेचुरल ट्राई कर सकते हैं या हम IUI प्लान कर सकते हैं। बट अगर दोनों तरफ की ट्यूब बंद है और वो करेक्टेबल नहीं है, मतलब वो ओपन नहीं हो सकती हैं, तो उन केसेस के अंदर हम IVF मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी सजेस्ट करते हैं।
सिंगल ट्यूब अगर पेशेंट का ब्लॉक है, जैसे कई बार होता है पेशेंट को प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब ट्यूब में प्रेगनेंसी लगी थी और उस वजह से एक साइड का ट्यूब निकला हुआ है, तो अगर आपको एक भी ट्यूब नॉर्मल है और फंक्शनिंग है तो आप आराम से प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। उन पेशेंट्स के अंदर अगर बहुत ज़्यादा एज है या ट्राई करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो हम नेचुरल ट्राई के बाद में IUI प्लान कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है ओवरीज़। ओवरीज़ के अंदर अगर कोई डर्मोइड सिस्ट है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है या कोई कॉम्प्लेक्स सिस्ट है तो इन पेशेंट्स को हम लेप्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। सबसे पहले हम सिस्ट रिमूव करते हैं, उसके बाद उसी सेम सेटिंग में हम ट्यूब्स भी देख लेते हैं, सेकंड ओवरी का स्टेटस भी देख लेते हैं और अकॉर्डिंगली पेशेंट जो है वो नेचुरल ट्राई कर सकता है। अगर पेशेंट को PCOD की प्रॉब्लम है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि आपको 3 to 6 मंथ के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। थर्ड प्रॉब्लम ओवरी की आती है कि अगर ओवरी के अंदर अंडे बनना कम हो गए हैं, जिसे हम डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं या प्रीमेच्योर मेनोपॉज बोलते हैं, तो अगर ये कंडीशन आ रही है तो आपको जल्दी ही आपकी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। उन केसेस के अंदर हम एग क्वालिटी बढ़ाने की मेडिसिन आती हैं वो देते हैं और पेशेंट को जल्दी ही एग बनाने की दवाइयाँ और IUI जो है वो एडवाइस करते हैं। इसके बाद आता है कंबाइन फैक्टर्स। कंबाइन फैक्टर्स का मतलब है कि मेल जो है उसके अंदर भी या तो सीमन काउंट थोड़ा लोअर साइड है या इरेक्शन या इजैकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, और फीमेल को भी या तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है मतलब PCOD है या एक साइड का ट्यूब सही नहीं है या ग्रेड 1 एंडोमेट्रियोसिस है या फिर उनका जो कॉन्टैक्ट फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस्ड है। तो कंबाइन फैक्टर्स के अंदर हम पेशेंट को एक तो लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए एडवाइस करते हैं, मतलब आपको डाइट अच्छा लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। इसके अलावा सप्लीमेंटल मेडिसिन जो आती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स वो एडवाइस करते हैं। साथ में जो बेसिक ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी का, जैसे कि एग बनाने की दवाई जो ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन है वो देते हैं। और अगर पेशेंट को इसको ट्राई करते हुए 6 मंथ हो जाते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर हम पेशेंट को IUI भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। एक्सप्लेन्ड का मतलब है कि हमें कोई कारण नहीं मिला है इनफर्टिलिटी होने का, तो ये इवन ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करना। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जब भी कपल में होती है तो सबसे पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए ज़रूर बोलते हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस फ्री रहना है और अच्छा डाइट लेना है। इसके अलावा हस्बैंड को हम जो है एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स जो है वो करते हैं। अगर उनको कोई इजैकुलेशन इरेक्शन प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं। फीमेल को भी एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन्स और साथ ही एग बनने की दवाई जो होती है ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स और फॉलिकल स्टडी जिसमें कि हम चेक करें कि एग प्रॉपर बन रहे हैं ना, ये सब एडवाइस करते हैं। अगर ये वर्कआउट नहीं हो पाता है, हमारा पॉजिटिव प्रेगनेंसी नहीं आती है, तो देन हम कपल को IUI एडवाइस करते हैं। IUI हम आराम से 3 to 6 साइकिल्स जो है वो ट्राई कर सकते हैं, पर अगर हमें 3 to 6 साइकिल्स में रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो फिर हम जो है कपल को ये एडवाइस करते हैं कि आपको IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी पर जाना चाहिए, क्योंकि जो भी इंटरनल एग या स्पर्म का फैक्टर है वो फाइनली जो IVF ट्रीटमेंट है उसमें ही करेक्ट हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ये जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है उसका एक ओवरव्यू था। हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एक एक करके इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे।